लास्ट लेक्चर मॉडर्न फिजिक्स शुरू किया था ना। हाँ और उसमें जहां तक मुझे याद है रेडिएशन प्रॉब्लम वाले सम कराए थे, है ना। हाँ सर। एटॉमिक कोलिजन भी कुछ कराया था या नहीं? हाँ सर। अच्छा, एटॉमिक कोलिजन कराया था। ठीक है, तो एटॉमिक कोलिजन वाले करा दिए आपको। और रेडिएशन प्रेशर में कितने सम कराए थे, एक बार देखने दो। दो की थे वो HCV वाले। अच्छा, एससीबी के दो ही किए थे वही। हाँ अच्छा, सर। याद आया, वो स्फेयर में एब्जॉर्प्शन और परफेक्ट रिफ्लेक्शन दोनों में सेम आंसर होगा, ऐसा वाला ना। हाँ सर। हाँ सर। हाँ इसमें कुछ और करते हैं, एक दो क्वेश्चन और करते हैं। सेम सिमिलर कैटेगरी, सारी थ्योरी वही, इसको सॉल्व करो। करके बताइए जरा सा। RH दिया हुआ है, हाँ दिया हुआ है। चलो, तो मैं वो समझने के लिए ऐसा लिख रहा हूँ ताकि क्लैरिटी से दिखे। कोशिश कीजिए।
बोलिए, कुछ आया आंसर? बोलो भाई। बोल नहीं रहे हो? सर 2 पाई इंटू आई बाई सी इंटू आर स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। हाँ सर ये है। एक बार फिर से बोलो। 2 पाई इंटू आई बाई सी वेरी गुड इंटू आर स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। एक्स क्या है? एक्स बोल रहे हो? सर सर एच। H है। देखते हैं। तो सबने अटेम्प्ट कर लिया ना? हाँ सर। हाँ ठीक है, चलो इधर देखो। केवल ये डायग्राम को कॉपी करते हैं। बड़ा देखो, कोई लाइट रे ऐसे गया, किसी एक लाइट रे को देखते हैं। एक मिनट, ऐसे ये वाला लेते हैं। परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग बोला है, तो सिर्फ यस। एक लाइट रे का डायग्राम देखो। ऐसे गया और यहां से रिफ्लेक्ट होकर ऐसे गया। ठीक है, ये नॉर्मल हुआ। हाँ सर। तो अगर मैं इस छोटे से एरिया को देखूं, ये चारों ओर है ऐसा, तो इस पे ये डीएफ हुआ। समझे? हाँ सर। यार रुको, इसको वो आपको गड़बड़ लगा तो मैं ये डीएफ हुआ। ऐसा हर जगह होगा? हाँ सर। मतलब हर जगह मीन्स मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो सर्कुलर पोर्शन है इधर और इधर, ये हर जगह की यही कहानी है हाँ सर। है ना? ये एंगल अगर मैं थीटा कह देता हूं सपोज, तो कैसे समझाऊं? वर्टिकल से थीटा होगा, तो ये समझ रहे हो ना, ये डीएफ साइन थीटा होगा। ये वाला कंपोनेंट डीएफ साइन थीटा होगा और ये वाला कंपोनेंट डीएफ कॉस थीटा होगा। हाँ सर। हाँ सर। ये ठीक है? अच्छा, तो अगर मुझे डीएफ मिल जाए, ध्यान से समझो, और डीएफ साइन थीटा मिल जाए, तो इस डीएफ साइन थीटा को ही इंटीग्रेट करने का काम है मेन। हाँ सर। हाँ सर। हाँ क्या सर। ये तो क्लियर हो गया स्ट्रेटेजी? तो यहां से एक्स डिस्टेंस पर इस ये जो स्ट्रिप ब्लू वाला मैंने बनाया है, इसका विड्थ मान लो dx है, इसका विड्थ dx है। तो ये रेड वाले पार्ट का एरिया dA कितना होगा? 2 पाई r, यहाँ का जो भी रेडियस r आएगा स्मॉल r, और विड्थ dx ऐसा होगा। हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। और स्मॉल r अपॉन स्मॉल x इज इक्वल टू कैपिटल R अपॉन, अच्छा वो x लिया है ना, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ऐसा। यस सर। हाँ सर।
तो यहां से मुझे x मिल जाएगा स्मॉल r बाय कैपिटल R। नहीं, मुझे क्या ढूंढना है, स्मॉल r ढूंढना है ना। तो स्मॉल r हो जाएगा x के टर्म में कैपिटल R इंटू एक्स अपॉन अंडर रूट r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। इस r को यहां सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, ठीक है। So area DA will become 2 pi capital R divided by under root R square plus H square into x dx, ठीक है। हाँ सर। इस एरिया के एक्सप्रेशन तक किसी को कोई दिक्कत है? बोलिए। नो सर। नहीं, ठीक है। सो जो चेंज इन मोमेंटम होगा, चेंज इन मोमेंटम डीपी कितना होगा? एक का चेंज इन मोमेंटम, जैसे ये मान लो मैं एक फोटोन की बात कर रहा हूं, वो पी मोमेंटम से गया, पी से इधर और पी से इधर, तो इसका इस डायरेक्शन में चेंज इन मोमेंटम कितना हुआ? टू एच बाई लैम्बडा साइन थीटा। 2h बाई लैम्डा साइन थीटा। ये एक फोटोन का चेंज इन मोमेंटम हुआ। हाँ सर। नंबर ऑफ फोटोन फॉलिंग, अच्छा इंटेंसिटी आई दिया हुआ है ना। ओके ओके, तो इंटेंसिटी जब आई दिया हुआ है तो नंबर ऑफ फोटोन कितना हो जाएगा पर सेकेंड? बोलो। नहीं समझे? dn बाई dt ना। हाँ, वो तो dn बाई dt तो सिंबल हुआ यार। I dA cos थीटा इंटू लैम्बडा बाई h। हाँ, आई डी ए कॉस थीटा इंटू लैम्बडा बाई h। इंटू लैम्डा बाई एच, ठीक है। तो रुको, मैं उससे बेहतर, यहाँ डीए तक तो ठीक है, अगर इंटेंसिटी के टर्म में ही बात करें तो ऐसा कर देते हैं। इंटेंसिटी क्या होता है? एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया। हाँ सर। तो एनर्जी को अगर इंटेंसिटी को अगर हम एरिया के साथ डॉट कर देंगे तो हम लोगों को पावर मिल जाएगा। यस सर। पावर मिलेगा, तो पावर डीपी ऐसे समझो, ये पावर, इसको लिख देंगे आई इंटू डी ए इंटू डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा? आई और डी ए के बीच का एंगल, ये थीटा ये थीटा ये साइन थीटा। हाँ सर। आई डी ए साइन थीटा, ऐसा हो जाएगा। हाँ सर। तो ये हो गया मेरा पार। अब इस पार से फोर्स पर कैसे आएंगे? बोलो। ये पार क्या हुआ? ये हुआ एनर्जी पर सेकेंड। हाँ सर। एनर्जी पर सेकेंड हुआ, तो इस एनर्जी पर सेकेंड को हम एक फोटोन के चेंजिंग, कैसे समझाऊं मैं, मतलब नंबर ऑफ फोटोन पर सेकेंड निकाल सकते हैं ना एच बाई लैम्डा से। हाँ सर। समझ रहे हो कि नहीं? डी बाई डी टी एच बाई लैम्बडा इंटू डी एन बाई डी टी। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ। एक ये तो हुआ पावर हुआ, तो पावर क्या होता है? एक फोटोन का एच बाई लैम्डा एनर्जी
मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ फोटोन पर सेकेंड। हाँ हो गया ना। हाँ तो ये हो गया मेरा आई, वैल्यू बाद में पुट करेंगे, चलो छोड़ो, आई डी ए साइन थीटा। तो यहां से मुझे नंबर ऑफ फोटोन पर सेकेंड डी एन बाई डी टी मिल जाएगा, आई डी ए साइन थीटा डिवाइडेड बाई एच सी बाई लैम्डा, ऐसे समझो। हाँ सर। अच्छा, और एक फोटोन के चेंज इन मोमेंटम से मल्टीप्लाई कर देंगे तो फोर्स हो जाएगा। तो फोर्स इज नंबर ऑफ फोटोन पर सेकेंड मल्टीप्लाइड बाय एक फोटोन का चेंज इन मोमेंटम, जो आप लोगों ने बताया था 2h बाई लैम्डा इंटू साइन थीटा। समझे या नहीं? हाँ सर। अच्छा, तो dn बाई डी टी हो गया आई डी ए साइन थीटा अपॉन एच सी बाई लैम्डा इंटू 2h बाई लैम्डा इंटू साइन थीटा। तो h बाई लैम्डा को हटा दो, तो 2i बाई सी डी ए इंटू साइन स्क्वायर थीटा। ये फोर्स हो गया, होगा। हाँ फोर्स मतलब डीएफ समझ लो इसको। हाँ सर, ये भी डीएफ। हाँ, तो नेट फोर्स जो होगा वो क्या होगा, इस इंटीग्रल, इसको डीएफ बोल देते हैं, इस डीएफ साइन थीटा का इंटीग्रल होगा, हाँ है ना। हाँ सर। तो ये हो जाएगा 2i बाई सी इंटीग्रल डी ए साइन क्यूब थीटा। ठीक है। हाँ सर। अच्छा, एक चीज और कर देता हूं, जब सब कुछ थीटा थीटा में ही चल रहा है, तो यहाँ आर को इतना लंबा एक्सप्रेशन करने की बजाय थीटा के टर्म में अगर मैं लिख दूं तो देखिए, हाँ, तो ये अगर एक्स है तो साइन थीटा पी बाई बी, तो साइन थीटा इज आर बाई एक्स। तो एक्स इज आर अपॉन साइन थीटा, शायद एक्स साइन थीटा इज आर होगा बेटा, हाँ सर, वो होगा। है ना। तो आर को एक्स साइन थीटा लिख देते हैं। इतना लंबा एक्सप्रेशन लिखने की जरूरत, मतलब लिख तो सकते, क्योंकि ये पूरा टर्म बाद में थीटा वीटा पुट करते रहेंगे। समझे मेरी बात? तो आर को लिख देते हैं और छोटा हो जाएगा एक्सप्रेशन, और कुछ नहीं, 2 पाई आर को लिख दिया एक्स साइन थीटा, क्योंकि थीटा तो कांस्टेंट ही है ना, तो एक्सप्रेशन छोटा यूज करेंगे। आई बात समझ में? बोलो। हाँ। तो यहां से ये वाला डीए आइटम अब लास्ट में सब्स्टिट्यूट कर दो। तो ये वाला डीए आइटम लास्ट में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 2i बाई सी साइन क्यूब थीटा भी तो कांस्टेंट ही हो गया ना, इंटीग्रल डीए में हो गया 2 पाई एक्स साइन थीटा डीएक्स, 2 पाई एक्स साइन थीटा डीएक्स, ऐसा हो गया। ये वाला साइन थीटा फिर बाहर, तो ये हो 4 पाई आई, 2 2 जा 4 पाई आई बाई सी साइन 4 थीटा इंटीग्रल एक्स डीएक्स, ऐसा होगा। और एक्स हमने उसको लिया है तो इसका लिमिट हो जाएगा 0 टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ऐसा कुछ। तो ये एक्स स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। तो देखना 2 पाई आई बाई सी एक्स स्क्वायर बाई 2, तो 2 चला गया, ये हो गया आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इंटू साइन 4 थीटा, ऐसा कुछ। हाँ सर। अच्छा, इस साइन 4 थीटा की वैल्यू भी पुट कर दो, क्योंकि थीटा तो दिया नहीं है ना क्वेश्चन में। तो साइन थीटा क्या होगा, पी बाई आर अपॉन दिस मच अंडर रूट दिस मच। तो ये हो जाएगा 2 पाई आई बाई सी आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, और ये हो गया आर अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर टू द पावर 4। क्लियर है? हाँ।
तो 2πIR4 और देखोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा ना, ये सर वाला नीचे वो बचेगा, स्क्वायर बचेगा नीचे। अरे नीचे स्क्वायर रूट है तो पावर 4 करेंगे तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो ये कैंसिल होगा, नीचे सिर्फ बचेगा R² प्लस हाँ H²। सर। समझ रहे हो मेरी बात को? सब लोग हाँ समझे ऐसा कुछ होगा? फिर सी। हाँ समझ के एक बार लिख लो इसको। हाँ लिख लीजिए। हो गया, आगे बढ़ो। बोलो। चलो एक क्वेश्चन देता हूँ, ये भी रेडिएशन प्रेशर का है, बट रेडिएशन प्रेशर का सबसे सिंपलेस्ट क्वेश्चन है, ये भी एससी वर्मा में दिया हुआ है, ठीक है? ये जल्दी से कर लो, तो रेडिएशन प्रेशर छोड़ के नए कॉन्सेप्ट गॉगली वेवलेंथ पे थोड़ा बढ़ेंगे, ठीक है? दिख रहा है सबको? आप एक बार चेंज इन मोमेंटम वापस समझ सकते हो उसको, चेंज इन मोमेंटम मतलब 2h by lambda sin theta जैसे। देखो, ये मोमेंटम पहले इधर था एक्स डायरेक्शन में, चलो ऐसे देखो, ये पहले इधर था, हाँ सर। बाद में इधर चला गया, हाँ सर। ये सरफेस का नॉर्मल हो गया, और सरफेस कुछ इस तरह इंक्लाइंड है, हाँ सर। ये समझ है गया, थीटा, समझा सर, समझ। तो ये 90 माइनस थीटा, ये 90 माइनस थीटा, ये थीटा। समझ रहे हो? आप तो समझ गए हाँ हो। सर, समझ गया सर। सेकंड ये वाला करो, ये मोस्ट ईजी, सबका होना चाहिए। इसका सॉल्यूशन नहीं, केवल आंसर बताऊंगा, जल्दी फास्ट।
Done, sir. क्या आंसर आया बताओ? Sir, 10 to the power 8. कितना? 10 to the power 8. हाँ हाँ, 100 मेगावाट। हाँ सर, हाँ। बताने की जरूरत है किसी को या सबको आ गया आंसर? बोल बेटा, कोई भी हो तो पूछ लो, ऐसा कुछ नहीं है। बट इतने टाइप के क्वेश्चन करने के बाद मुझे लगा ये हो जाएगा, इसके लिए कहा। एक मिनट। चलो फटाफट मैं कर देता हूँ। मिरर का मास है 20 ग्राम, है ना? तो जो रेडिएशन प्रेशर का फोर्स होगा वो कितना होगा? 20 इंटू 10⁻³ इंटू जी 10, ऐसा? हाँ सर। तो कितना हो जाएगा बता दे यार। 0.2 न्यूटन, हाँ सर, आ जाओ। है ना? तो ये क्या हो जाएगा, मैं फटाफट कर देता हूँ। 2 टाइम्स h/λ एक फोटोन का, है ना? समझ रहा है भाई? हाँ सर। इंटू ये एक फोटोन का चेंज इन मोमेंटम हो गया। नंबर ऑफ फोटोन पर सेकेंड क्या हो जाएगा? तो इंटेंसिटी या पावर क्या दिया? ये पावर पी है मान। ई लैम्बडा बाय एच। तो पावर अगर पी है तो पावर पी का कितना 30% जाता है, तो P इंटू 0.3 ये हो गया पावर। पावर मतलब एनर्जी पर सेकेंड, है ना? तो डिवाइडेड बाय hc/λ, तो नंबर ऑफ हाँ फोटोन पर सेकेंड इंटू, ऐसा होगा। तो h/λ हटा दो, तो 0.6 p/c, दिस शुड बी 0.2, ऐसा कुछ। बोल बेटा। हाँ सर। So P is 0.2 into C upon 0.6, that is C/3। C है 3 into 10⁻⁸, तो ये हो गया 10⁻⁸ watt, that is 100 मेगावाट। आया समझ में? हाँ सर। आगे बढ़ो। यस सर। de Broglie वेवलेंथ किसको कहते हैं बताओ? de Broglie वेवलेंथ सुना होगा ना बेटा? हाँ सर। हाँ सर। क्या होता है? मैटर के साथ एसोसिएट। हाँ, मैटर के साथ एसोसिएटेड सही है, बट है क्या ये कॉन्सेप्ट? फॉर्मूला ही बता दो कम से कम। h/mv। लैम्डा इंटू पी इक्वल्स टू एच। हाँ, मतलब किसी भी मैटर का अगर आपको काइनेटिक एनर्जी मालूम है तो उस काइनेटिक एनर्जी को क्या करते हो आप लोग? √2m। हाँ, de Broglie वेवलेंथ निकालते हैं। तो de Broglie वेवलेंथ और मैकेनिक्स को जोड़ के एक अच्छा सा क्वेश्चन देखो, दिख रहा है सबको? हाँ सर। कोशिश हाँ करो। सर। यस।
डन सर। आंसर मैच किया, नीचे लिखा था। हाँ सर वही आता है। सबको आया या बताने की जरूरत है? रूट के अंदर एक 4 भी आता चलो देखते हैं। इसको ऐसा कर देते हैं कि राइट एंगल टू ईच अदर है, तो आप लोग अपने मैकेनिक्स की भाषा में पहले कर लो। मान लो इसका मास m1 है। नहीं सर, आ जाता आंसर ही आता। हाँ, इसकी वेलोसिटी v1 है इधर, इसका मास m2 है और इसकी वेलोसिटी है v2 इधर। ठीक है है ना? तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा इस केस में? इसको ठीक कर देते हैं। ब्लू v1 plus v2 by 2। क्या v1 plus v2 by 2। वेक्टर सम में बट होगा। हाँ वेक्टर। m1 v1 प्लस m2 v2 वेक्टर। अच्छा, आइडेंटिकल है। हाँ सर। हाँ सर। ओके ठीक है, मैं इन जनरल बता रहा था। अपॉन m1 प्लस m2, तो इन जनरल मेरा हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज v1 प्लस v2 बाई 2, ऐसा। हाँ सर। तो वेलोसिटी ऑफ वन रिलेटिव टू सेंटर ऑफ मास में v1 माइनस vcm करेंगे, v1 वेक्टर माइनस vcom वेक्टर करेंगे ना। हाँ सर। तो ये क्या हो जाएगा, v1 माइनस v2 बाई 2। हाँ सर। और वेलोसिटी ऑफ टू रिलेटिव टू सेंटर ऑफ मास करेंगे तो हो जाएगा v2 माइनस vcom। तो ये हो जाएगा v2 माइनस v1 बाई 2। हाँ सर। दैट इज v2 माइनस v1 बाई 2। क्या ढूंढना है हम लोगों को? लैम्डा ढूंढना। हाँ, इन दोनों का de Broglie वेवलेंथ ऑफ ईच पार्टिकल, इन दोनों का de Broglie वेवलेंथ मुझे ढूंढना है। जबकि इसका de Broglie वेवलेंथ λ1 दिया हुआ है, इसका de Broglie वेवलेंथ λ2 दिया हुआ है। हाँ सर। हाँ सर। ये λ1 क्या होगा बताओ? h by m1 v1 मतलब m v1। क्या क्या? h by m v1। हाँ, h बाई m v1, और ये हो जाएगा h अपॉन m v2, ऐसा होगा। हाँ सर। तो ये हाँ v1 v2 को हम लैम्डा के टर्म में लिख सकते हैं। हाँ सर। तो v1 हो जाएगा मेरा h अपॉन m λ1, और उसी तरह v2 मेरा हो जाएगा h अपॉन m λ2। क्लियर है? आई बात समझ में? हाँ सर। अच्छा, तो ये जो वेलोसिटी ऑफ वन विथ रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास है, इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? अंडर रूट v1 v स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर बाय 4। ये हो जाएगा अंडर रूट v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर, और नीचे 2 कर देते हैं ऐसा। हाँ और v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर में v1 v2 की वैल्यू मालूम है हमें, हाँ सर। h by m कॉमन है ना? तो इसमें से h बाई एम कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा बताओ? h बाई 2m, ये सब कॉमन हो गया, तो रूट के अंदर क्या हो गया बताइए मुझे? λ1 स्क्वायर बाय λ2 अपॉन λ1 स्क्वायर λ2।
लैम्डा 1 स्क्वायर प्लस लैम्डा 2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय लैम्बडा 1 लैम्बडा 2 का स्क्वायर। लैम्डा 1 स्क्वायर इंटू लैम्डा 2 स्क्वायर, ऐसा। हाँ सर। अब इसको अगर हम ऐसे लिखें तो समझ रहे हो, मतलब v इज h बाई एम लैम्डा, तो इसको मैं लिखूंगा h अपॉन m इंटू लैम्डा इक्विवेलेंट, जो कि हमें ढूंढना है, यही लैम्डा ढूंढना है ना मुझे, सेंटर ऑफ मास वाला। हाँ सर। सबको क्लियर है ये बात? तो लैम्डा डैश बोल देते हैं, लैम्डा डैश। तो लैम्डा डैश मेरा क्या हो जाएगा, देखोगे ध्यान से तो 2 लैम्डा 1 लैम्डा 2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट, रेसिप्रोकल ले लिया, समझ रहे हो ना, लैम्डा हाँ 1 स्क्वायर प्लस लैम्डा 2 स्क्वायर, ये मेरा आंसर हो गया। क्लियर है? हाँ सर। कोई डाउट किसी को? आगे बढ़े? हाँ सर। सॉरी, आगे बढ़ो। एक और क्वेश्चन देखो। ये थर्ड क्वेश्चन होगा या फोर्थ? फोर्थ। फोर्थ। इसको कोशिश कीजिए।
बोलो, आया कुछ? सर एक मिनट। डन सर। क्या आंसर आया बताओ? सर एफ नॉट इज इक्वल टू एफ इनटू 1 प्लस वी बाय सी। F इज इक्वल टू, एक बार फिर से बोलो आंसर। सर एफ इज इक्वल टू एफ नॉट इनटू 1 प्लस वी बाय सी। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। किसने बताया? अमन अग्रवाल। अमन, वेरी गुड अमन। आंसर इज F इज इक्वल टू एफ नॉट इंटू 1 प्लस वी बाई सी। बाकी लोगों को भी आया आंसर या मुझे बताना है? बोल बेटा। बता दो। बता दो। ठीक है। पहले एफ नॉट देखते हैं, अगर एटम रेस्ट पर रहता तो क्या होता, ठीक है? हाँ सर। सो इफ एटम वर एट रेस्ट तो क्या होता? ये एक हाइड्रोजन एटम है, इसमें से कोई फोटोन निकलता तो ये फिर हाइड्रोजन एटम पीछे जाता, यही कहानी होती। फोटोन का मोमेंटम h बाई लैम्डा, फोटोन का मोमेंटम होता है h बाई लैम्डा, और इसकी स्पीड अगर मान लो v हो जाती तो m इंटू वी इसका मोमेंटम होता। समझे कुछ? हाँ सर। हाइड्रोजन एटम की कुछ स्पीड मान लो v नॉट इधर होती तो ऐसा होता। यस। तो इस केस में हम क्या लिखते? मोमेंटम कंजर्वेशन से m v नॉट इज h बाई लैम्डा लिखते। हाँ सर। तो लैम्डा हमारा क्या हो जाता? h अपॉन एम वी नॉट, और ये जो लैम्डा होता वो कौन कौन सा स्टेट है? n टू m, आई मीन मैं ये कह रहा हूं कि इस केस में एच सी बाई, इस केस में सब कुछ लैम्डा नॉट कह दीजिए इसको, तो एच सी बाई लैम्डा नॉट हमारा
एनर्जी ऑफ स्टेट n माइनस एनर्जी ऑफ स्टेट m, ऐसा होता? बोलिए। हाँ सर। तो ये इसका कोई भी स्टेट हो, ये तो वही रहेगा हमेशा, या मैं ऐसा बोलूं h इंटू एफ नॉट, तो ये वैल्यू हमेशा डेल्टा ई के बराबर होगी, चाहे वो रेस्ट पर रहे या वो मोशन में हो। नहीं समझे? नहीं। नहीं, चलो इसको हटा दो, नहीं समझे तो छोटा कर देते हैं। दो स्टेट के बीच का, आई मीन एक्साइटेड स्टेट n और m के बीच का एनर्जी गैप तो हमेशा इतना ही होगा, हाँ। है ना? तो जो फोटोन बाहर निकलेगा, तो ये एनर्जी गैप हमेशा इतना होगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो टोटल एनर्जी सिस्टम की है वो आई मीन इन दोनों En और Em के बीच का एनर्जी गैप ही होगा ना, मैं ये कह रहा हूं। और अगर हाँ अगर रेस्ट पर है, अगर आपका पहले रेस्ट पर था, क्या नाम है इसका, हाइड्रोजन एटम, तो अब हाइड्रोजन एटम जो मोशन में आया है, तो फोटोन की एनर्जी और उस हाइड्रोजन एटम की एनर्जी दोनों मिलाकर वही डेल्टा ई होनी चाहिए। हाँ सर, समझो। तो नहीं, मैं शायद इसमें थोड़ा ऐसा लिख दिया, रुक जाओ। तो इस केस में ऐसा होगा, ऐसा प्लस हाफ m, हाइड्रोजन एटम का जो स्पीड v नॉट हो गया था रिकॉइल के बाद, वो भी ऐड हो जाएगा ना। मतलब ऐसा था, ये हाइड्रोजन एटम आपका रेस्ट पर है, अब एक फोटोन इधर निकला और हाइड्रोजन एटम पीछे गया, यही कहानी हुई। हाँ तो इसका मोमेंटम हो गया h बाई लैम्डा और इसकी वेलोसिटी हो गई mv नॉट। मोमेंटम कंजर्वेशन से दोनों को इक्वल करेंगे तो h बाई लैम्डा और mv नॉट इक्वल होगा h बाई लैम्डा नॉट, ऐसा कह दो, हाँ है ना? तो यहां से मुझे हाइड्रोजन एटम की स्पीड मिल गई h अपॉन m लैम्डा नॉट। क्लियर? यस। अच्छा, एफ नॉट के टर्म में अगर कर दें तो इसको c से कैसे लिख दें? c बाई लैम्डा नॉट इज एफ नॉट होता है ना, यस। तो जो भी है ये मिल गया आपको v नॉट। तो टोटल लिखा है ना क्वेश्चन में, एनर्जी कंजर्वेशन और मोमेंटम कंजर्वेशन लगाना है मुझे। तो जो हाँ एनर्जी लॉस हुआ, दोनों क्या बोलते हैं, दोनों स्टेट के बीच का जो एनर्जी गैप है, उतना एनर्जी लॉस हुआ। तो वो एनर्जी का क्या हुआ, वो एनर्जी का, उस एनर्जी के क्रॉसपॉन्डिंग कुछ एनर्जी से फोटोन बाहर आया और कुछ एनर्जी से हाइड्रोजन एटम पीछे गया। तो इन दोनों का सम उस एनर्जी गैप के बराबर होना चाहिए। हाँ तो यहाँ पर ये वाला जो एनर्जी गैप है, ये इक्वल किसके हो गया? तो फोटोन की एनर्जी के प्लस हाइड्रोजन एटम की वेलोसिटी के। क्लियर? हाँ दूसरे केस में क्या है कि हाइड्रोजन एटम खुद v वेलोसिटी से जा रहा था। ये हो गया फर्स्ट सिनेरियो, रेस्ट पर वाला सिनेरियो हो गया ये रेस्ट पर वाला सिनेरियो हो गया। अब अगर हमारा हाइड्रोजन एटम मोशन में है, तो अब ये हाइड्रोजन एटम ऑलरेडी v स्पीड से मोशन में था,
है ना? हाँ सर। तो अब इसमें से जब एनर्जी निकला तो ऐसा हो गया, ऐसा मैं कर देता हूं कि इस हाइड्रोजन एटम का ये वाला वेलोसिटी हो गया v डैश, और ये जो बाहर निकला वो h बाई लैम्डा हो गया। तो मोमेंटम कंजर्वेशन का इक्वेशन क्या हो गया? mv इज इक्वल टू mv डैश प्लस h बाई लैम्डा। ये मोमेंटम कंजर्वेशन का इक्वेशन हो गया। हाँ सर। एनर्जी कंजर्वेशन के इक्वेशन में क्या हो जाएगा? डेल्टा E प्लस हाफ mv स्क्वायर, दिस विल बी इक्वल टू हाफ mv डैश का स्क्वायर प्लस hc बाई लैम्डा, दैट इज hf। समझे मेरी बात कि नहीं? हाँ सर। अच्छा, तो इन दोनों में ये जो डेल्टा ई का जो टर्म है ये दोनों के लिए सेम है। यहाँ इस इक्वेशन में जो डेल्टा ई आपको है और इस इक्वेशन में ये जो डेल्टा ई है दोनों सेम है। हाँ सर। है ना? मुझे एफ और एफ नॉट में रिलेशन चाहिए, देखो खुद कर लोगे कैसे, देखो मुझे एफ और एफ नॉट में रिलेशन चाहिए, तो ये वी नॉट को यहां सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये डेल्टा ई मुझे एफ नॉट के टर्म में मिल जाएगा। हाँ सर। समझ आ रहा है कुछ? और उस डेल्टा ई को यहां सब्स्टिट्यूट कर देंगे, यहां पर भी मेरा v डैश और v, ये जो v डैश और v दिख रहा है ये आपका h बाई लैम्डा मतलब f के टर्म में मिल जाएगा। नहीं समझे? सॉल्व भी कर देता हूँ। तो मेथड तक में कोई दिक्कत है? यही होगा ये, आई मीन स्कीम समझ आया कि कैसे सॉल्व करेंगे? हाँ सर समझ गए। एनर्जी मोमेंटम कंजर्वेशन और एनर्जी कंजर्वेशन को कैसे यूज करना है ये बात समझ आई कि नहीं? ये अगर आई तो सॉल्व तो मैं कर देता हूँ। ये समझ आया? यस सर। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर देते हैं, रुक जाइए। ऐसे ही सॉल्व किया था अमन? हाँ सर ऐसे ही कहते, लेकिन जो आपने पहली इक्वेशन लिखी है मैंने हाँ, उसमें हाफ एम वी नॉट स्क्वायर शायद नहीं डाला था। नहीं डाला होगा। मैं बताता हूँ क्यों आंसर आ गया, जानबूझ के मैंने किया। आंसर क्यों आ गया? क्योंकि बाद में आइडियली मुझे बाद में अप्रोक्सीमेशन करना चाहिए, बट क्वेश्चन में ऊपर देखो लिखा हुआ है v इज मच लेस देन c, ऐसा हाँ सर। है ना? हाँ सर समझ गए। तो वो तो मैंने गलती से नहीं डाला बस। हाँ, तो वो v इज मच लेस देन c का अप्रोक्सीमेशन लगाने के बाद आंसर आ जाएगा, बट आइडियली हमें ऐसा करना चाहिए। समझा। समझे? क्लियर है? हाँ सर। एक बार तुम लोग ट्राई करोगे या मैं कर दूं? हाँ सर कर लेंगे। एक बार करो ट्राई, फाइनल आंसर तक पहुंचो। जूम आउट करो। घबराओ मत, केवल आप रेस्ट वाले इक्वेशन में डेल्टा ई और एफ नॉट में कन्वर्ट करके रखो। मोशन वाले इक्वेशन में फिर वही चीज रिपीट करनी है तो आसानी हो जाएगी, पहले रेस्ट वाले में करके रखो।
बोलो, अरेंज किया कुछ या नहीं हो रहा है? हो रहा सर। इसको यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो देखो, हाफ एम वी नॉट स्क्वायर, तो एच अपॉन एम लैम्डा नॉट का स्क्वायर होगा, ऐसा है ना। अच्छा, या उससे भी आसान एक और चीज दिखाता हूँ, बहुत बढ़िया, रुक जाओ, उस वो और आसान दिखेगा, देखना, देख कैसे, और छोटा हो गया मुझे दिख रहा है। हाफ एम वी नॉट स्क्वायर को ऐसे लिख सकते हैं, हाफ एम वी नॉट इंटू वी नॉट। ऐसा इसलिए लिखा कि एम वी नॉट को मैं सीधे एच बाई लैम्डा नॉट लिख देता हूं, हाँ सर। और वी नॉट को अगेन एच बाई एम लैम्डा नॉट, ऐसा। हाँ सर। और एफ नॉट क्या होता है? ई बाय लैम्डा। सी बाई लैम्डा नॉट, तो लैम्डा नॉट को लिख देंगे सी अपॉन एफ नॉट। सर हाँ वैसे भी ऊपर h स्क्वायर है तो वो नेग्लिजिबल है। क्या बोल रहे हो? न्यूमरेटर में h स्क्वायर है तो ये नेग्लिजिबल टर्म ही होगा। कहाँ डिनोमिनेटर में? तो न्यूमरेटर में h स्क्वायर है ना, तो टेंडिंग टू 0 ही होगा। वो बाद में, ये एफ नॉट को सी बाई लैम्डा नॉट लिख सकते हैं, तो लैम्डा नॉट को सी बाई एफ नॉट लिख दो, समझ रहे हो? सर वो लैम्डा नॉट हाइड्रोजन की डी प्रोग्राम है। अरे नहीं रे दोस्त, सब गड़बड़ कर देता है तुम लोग। रुको, हाइड्रोजन का de Broglie वेवलेंथ नहीं है, ऐसा बात बोला कि अब मैं फिर सब शुरू से बताता हूँ। सुनो, चल सब ध्यान से देखिएगा इस बार, रेस्ट वाली कहानी करते हैं, ठीक है? रेस्ट पर है, इसका मतलब इनिशियल मोमेंटम 0, हाँ या ना? हाँ सर। इनिशियल मोमेंटम 0, तो इनिशियल मोमेंटम अगर 0 है तो जो डेल्टा ई हमारा होगा, मीन्स एम और एन के बीच का एनर्जी गैप, वो क्या होगा? एच एफ नॉट बाई लैम्डा, ग्राउंड स्टेट वाला फ्रीक्वेंसी एफ नॉट है, प्लस ऐसा कर देते हैं, रुको, काइनेटिक एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम। ये समझ आया कि नहीं? हाफ एम वी स्क्वायर लिखते ही नहीं है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम लिख दे। हाँ सर। कोई डाउट? सर एच एफ नॉट बाय लैम्डा। हाँ सर, एफ नॉट बाय लैम्डा, क्या क्या? एच एफ नॉट बाय लैम्डा। ई बाय लैम्डा, लैम्डा टर्म नहीं रहता। अच्छा, एच सी बाई लैम्डा को तो एफ नॉट हटा दो, ऐसा 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 ऐसा, ये ठीक है डेल्टा ई का टर्म? हाँ कोई डाउट नहीं? रेस्ट वाले में कोई डाउट नहीं? लेट इट बी इक्वेशन 1। मोशन वाले में देखो, चलो छोटा छोटा वर्ड में देखते हैं, मोशन वाले में आओ अब।
मोशन वाले में अगर हम आएंगे, एक ही बार लिख देता हूं, डेल्टा ई प्लस ऐसा इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इज इक्वल टू HF प्लस फाइनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम। हाँ या ना? बोलो, ये वाला इक्वेशन चमका? हाँ सर। पक्का? तो यहां से मुझे मिल गया डेल्टा ई इज इक्वल टू HF प्लस फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। एम का टर्म ही नहीं लिख रहा हूं ताकि आपको आसान रहे। ऐसा लिख सकते हैं? ऐसा लिख सकते हैं ना? फाइनल हमेशा इनिशियल से कम होगा ना? तो इसको ज्यादा अच्छा रहेगा मैं ऐसा लिख दूं, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी माइनस फाइनल काइनेटिक एनर्जी, और यहां माइनस का टर्म दे दूं। बोलिए, ये इक्वेशन समझ आया यहां तक? हाँ सर। कोई डाउट? कोई डाउट? मैं फिर पूछ रहा हूं, बोलिए। नहीं नहीं ना? नहीं। अब देखो, समझो, थोड़ा दिमाग लगाओ, अपना कैलकुलेशन कैसे कम करें। तो HF माइनस हाफ M, इनिशियल को U, फाइनल को V कुछ कह देते हैं, या कुछ सिंबल दिया है क्या? इनिशियल V लिखा है ना, तो इनिशियल V फाइनल U कर देते हैं, ठीक है? तो V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर। हाँ सर। तो HF माइनस हाफ M V प्लस U इंटू V माइनस U। बोलो। हाँ सर। V माइनस U को हम HF अपॉन MC लिख सकते हैं। हाँ सर, मोमेंटम वाली से। मोमेंटम कंजर्वेशन से। हाँ सर। पक्का? सोच के बताना। सो HF माइनस हाफ M V प्लस U, और V माइनस U को HF अपॉन MC। कहां से? मोमेंटम कंजर्वेशन से। हाँ सर। डाउट है तो ये एक इक्वेशन में बगल में लिख दूं। सब लोग श्योर हो कैसे लिखे मोमेंटम कंजर्वेशन से? ऐसा? हाँ सर। वेरी गुड, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो मैं इसको ऐसा कर देता हूं, HF कॉमन दोनों में, हाँ सर, MM भी कर दिया। M कैंसिल, तो 1 माइनस क्या हो गया बता दो? V प्लस U बाई C। V प्लस U बाई 2C ना, एक 2 भी तो आएगा। हाँ सर। V प्लस U बाई 2C, ध्यान से देखना, ऐसा है? हाँ सर। अच्छा, अब ये हुआ मोशन की कहानी। अब आओ अप्रोक्सीमेशन पर। अप्रोक्सीमेशन में लिखा है कि V इज मच लेस देन C, ऐसा कुछ है ना? देखो यहां पर। हाँ सर। अब अप्रोक्सीमेशन को ध्यान से समझो कैसे यूज करते हैं। डिनोमिनेटर में C है तो बहुत ज्यादा है। हाँ सर। डिनोमिनेटर में C बहुत ज्यादा है। अब इसका मतलब ये नहीं कि हम इसको 0 कर देंगे। तो अप्रोक्सीमेशन का तरीका ये होता है
कि since C is much greater than V, it means V and U are approximately equal. ठीक है? दूसरा U का कैसे है? ऐसे इक्वल बेटा कि जिस स्पीड से फोटोन निकला उस स्पीड के रेस्पेक्ट में हाइड्रोजन एटम के स्पीड में बहुत कम का चेंज होगा, इसका ये मतलब हुआ। हाँ सर समझो। दूसरी बात ऐसे समझो, जो हमारा न्यूमरेटर है वो क्या है? रिलेटिव वेलोसिटी, आई मीन चेंज इन हाइड्रोजन एटम का स्पीड है। हाँ और नीचे वाला क्या है? स्पीड ऑफ लाइट है। यस। समझ रहे हो मेरी बात को? तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, तो ये वाला टर्म मेरा हो जाएगा HF इंटू 1 माइनस V/C, ऐसा डेल्टा E, ये यहां पर। अब यही वाला अप्रोक्सीमेशन C इज मच ग्रेटर देन V, इसका मतलब है इनिशियल और फाइनल ऑलमोस्ट इक्वल है ना? इसका यही मतलब हुआ ना कि इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी ऑफ हाइड्रोजन एटम आर ऑलमोस्ट इक्वल, यही मतलब है। हाँ। Initial and final velocity of hydrogen atom are almost equal। यही वाला काम अब हम रेस्ट वाले में करते हैं, जो अमन ने गलती से कर दिया। तो ये टर्म मेरा अप्रोक्सीमेटली 0 होगा, गोइंग बाय द सेम लॉजिक। बोलो। हाँ उसमें इनिशियल वेलोसिटी हाइड्रोजन एटम की 0 थी, तो जैसे इसमें इनिशियल और फाइनल इक्वल किया तो ये ऑलमोस्ट 0 होगा HF के रेस्पेक्ट में। अब इन दोनों को इक्वल कर दो, यहां पर डेल्टा E HF नॉट मिला, तो यहां पर हम ऐसे लिख देते हैं, इट मीन्स HF नॉट इज इक्वल टू HF इंटू 1 माइनस V/C, ऐसा कुछ। आई बात समझ में? तो ये H और ये H को हटा दो, मुझे F चाहिए F नॉट के टर्म में, जो भी देखता हूं। तो F इज इक्वल टू F नॉट अपॉन 1 माइनस V/C, तो ये हो गया F नॉट इंटू 1 माइनस V/C टू द पावर -1। अगेन V इज मच स्मॉलर देन C, तो आप जब बाइनोमियल एक्सपेंशन लगाएंगे तो इसको 1 प्लस V/C लिख देंगे। क्लियर है? लिख लो इसको अपने भाषा में। एक्स-रेज पढ़े हो तुम लोग? हाँ सर। अब हम लोग एक्सरे में शिफ्ट करते हैं। सो एटॉमिक फिजिक्स में मोस्टली आपका ये मोमेंटम एनर्जी चेंज करके इसको मैकेनिक्स में अगर कुछ फोर्स प्रेशर ये सब करे, तो जैसे देखो मैंने ध्यान से देखोगे तो अभी तक 3 ही चीज बताई है। एक एटॉमिक कोलिजन के कॉन्सेप्ट को वहां से न्यूक्लियर फिजिक्स के साथ मैच करेंगे, तो क्या करना है, एक ही चीज ध्यान रखना है कि एटॉमिक फिजिक्स में एनर्जी लॉस नाम का चीज होता नहीं है, जो कि नॉर्मल कोलिजन में होता है बिकॉज ऑफ शेप एंड साइज ऑफ कोलाइडिंग एटम, चेंज इन शेप एंड साइज ऑफ कोलाइडिंग एटम, राइट। एक ये कॉन्सेप्ट सिखाया सबसे पहले, बोलो। सर। दूसरे वाले में क्या किया?
तो जो भी रेडिएशन होता है, उस रेडिएशन की वजह से बाकी केमिस्ट्री वाला एस्पेक्ट तो तुम लोग पढ़ते ही हो, रेडिएशन प्रेशर एक्सर्ट करता है, वो सीखे। और तीसरी चीज सीखे कि जब भी कभी हम लोग कोई भी एक्साइटेशन या डी एक्साइटेशन हाइड्रोजन एटम में होता है, तो उससे हाइड्रोजन एटम के स्टेट में भी चेंज होता है, वो आगे पीछे जाएगा। तो एनर्जी और मोमेंटम कंजर्वेशन को कैसे यूज करेंगे, ये चीज सीखे। बाकी जो फंडामेंटल चीजें हैं वो आप सीख चुके होंगे, ये पक्का है। केवल इस टाइप के क्वेश्चन नहीं किए होंगे, इसके लिए मैंने कराया। ठीक है, कॉपी कर लिया सबने? 1 मिनट। तो बताओ एक्सरे क्या होता है? एक्सरेज क्या है? तो वो जब इलेक्ट्रॉन्स टारगेट इलेक्ट्रोड पे रीच करते हैं तो हीट के कारण जो रिलीज होता है। तो जब थर्मियॉन्स टारगेट इलेक्ट्रोड पे रीच करते हैं तब जो रेज एमिट होते हैं उसको कहते हैं। अरे देखो, तुम लोग ध्यान से नहीं पढ़ रहे हो, पूरा ध्यान से पढ़ोगे मॉडर्न फिजिक्स का सीक्वेंस तो बहुत ही सुंदर सा है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ा? हाँ सर। उसमें क्या होता है, रेडिएशन आया, अगर वो रेडिएशन 3 बातें हो सकती है, एब्जॉर्ब करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा या पार्टली दोनों करेगा, यही बातें होगी, है ना? बोलो। हाँ अच्छा, ध्यान से, बड़ी सुंदर कहानी है ये, मॉडर्न फिजिक्स से इंटरेस्टिंग कुछ नहीं है। अब अगर एब्जॉर्ब करेगा या रिफ्लेक्ट करेगा, तो दोनों ही केस में प्रेशर एक्सर्ट करेगा चेंज इन मोमेंटम की वजह से, वो एक एस्पेक्ट हो गया रेडिएशन प्रेशर। बोलो। यस। अगर रिफ्लेक्ट हो गया परफेक्टली, फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, प्रेशर एक्सर्ट किया, बात खत्म। अब अगर एब्जॉर्ब हो गया तो क्या बात होगी, वो एनर्जी एटम के अंदर चली गई, मेटल प्लेट के, आया ना? तो वो अगर मेटल प्लेट के अंदर चली गई तो वो अंदर के इलेक्ट्रॉन एक्साइट डी एक्साइट कुछ कुछ अपना होंगे, एक पर्टिकुलर वैल्यू से ज्यादा होगी तो एक्सरे हो, तो सॉरी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा होगा। हाँ लेकिन अब ये सोचो कि वो थ्रेशोल्ड वैल्यू से कम का फोटोन अगर अंदर एब्जॉर्ब हुआ है तो वो भी तो अंदर कुछ किया होगा ना। हाँ ये एक ही एक्सपेरिमेंट की कहानी है, ये जितनी कहानी है ना, ये एक ही काम चल रहा है शुरू से। अब उस मेटल के अंदर जो फोटोन एब्जॉर्ब हो गए, तो वो फोटोन अगर किसी इलेक्ट्रॉन को 1 फोटोन प्लस 1 इलेक्ट्रॉन एनर्जी दे दिया और उस फोटो इलेक्ट्रॉन के पास एक पर्टिकुलर वैल्यू से ज्यादा एनर्जी हो गई तो वो बाहर निकल गया, हम लोग उसको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। यही कहानी हुई थी अभी तक। लेकिन वो पर्टिकुलर वैल्यू से ज्यादा नहीं हुआ तो क्या, उसका तो कोई हिसाब नहीं है हमारे पास फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में। आइंस्टीन का फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इस बात को एक्सप्लेन करने में फेल कर गया कि जो सो कॉल्ड थ्रेशोल्ड वैल्यू से नीचे का एब्जॉर्प्शन है उससे हुआ क्या। ये बात समझ आ रही है? हाँ प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझ आया मैं क्या कह रहा हूं? हाँ सर। तो वही कहानी थी कि जो आइंस्टीन का फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन था, वो जो भी तुम लोग कहते हो Hc by लैम्डा इज इक्वल टू hf नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, तो इस इक्वेशन की वैलिडिटी को चेक करने के लिए इनफाइनाइट एक्सपेरिमेंट्स हुए कि ये जो, क्योंकि आइंस्टीन का ये जो इक्वेशन था वो इक्वेशन तो थ्योरेटिकल इक्वेशन था एनर्जी कंजर्वेशन के हिसाब से, और आइंस्टीन को नोबेल प्राइज इसके लिए मिला है। बहुत सारे लोग कंफ्यूज होंगे कि आइंस्टीन के नोबेल प्राइज का रीजन ये फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन है। अब आइंस्टीन के फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन की वैलिडिटी जब लोग चेक कर रहे थे तो उसमें क्या हुआ, उस वो कैथोड वाले ट्यूब में इधर एक टारगेट मेटल रखा, इधर से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आया, फिर देखा फोटो इलेक्ट्रिक का
ऑब्जर्व किया कुछ कुछ ऐसा, बट उसके अलावा उस ट्यूब के अंदर कुछ रैंडम एमिशन दिखाई दिए। वो रैंडम एमिशन कौन सा है? तो टाइम बीइंग उसका नाम एक्सरेज बोल दिया, बट काम चल रहा था आइंस्टीन के फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन को के एक्सपेरिमेंटल वैलिडिटी का। समझे मेरी बात? हाँ तो आइंस्टीन के फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन के एक्सपेरिमेंटल वैलिडिटी से बहुत सारी चीजें सामने निकल कर आने लगी, बहुत सारा। इसीलिए लोग कहते हैं कि मतलब मॉडर्न फिजिक्स वहां से स्टार्ट किया। एक्सरे आया, और एक्सरे आया तो वो तो तहलका मच गया। एक्सरे का कहानी यहीं तक खत्म नहीं होता है। तुम्हारा पूरा का पूरा पीरियोडिक टेबल जो है ना, जो मोस्टली ने बनाया है, उसका फंडामेंटल एक्सरेज ही है। हाँ सर। क्योंकि किसी भी एलिमेंट के अंदर कितना इलेक्ट्रॉन है, उसका एटॉमिक नंबर क्या है, मास नंबर क्या है, किसको पता? बाहर तो लिखा हुआ नहीं होता है। तो वो एक्सरे के का जो, अब ये जो आइंस्टीन वाला इक्वेशन था, ये आपका जहां से फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन हो रहा है, और ये जो टारगेट प्लेट है, ये टारगेट प्लेट को जब चेंज करते गए ना, तो ये रेडिएशन बदलता गया। तो उससे इस टारगेट प्लेट का की कहानी पर ध्यान लोग देने लगे। मैं समझाऊंगा एक्सरे में आराम से आपको। तो उससे इस टारगेट प्लेट की प्रॉपर्टी, एटॉमिक नंबर, मास नंबर के बारे में आइडिया लगना शुरू हुआ। एटलीस्ट ये शुरू हुआ कि ये वाला पिछले वाले से हेवियर है या लाइटर है। इस तरह से मोस्ले ने इसको अरेंज करना शुरू किया। तो उसका ये जो अरेंजमेंट था, वो जाने अनजाने में पीरियोडिक टेबल बन गया। और मोस्टली सेकेंड वर्ल्ड वॉर में मर गया था। मतलब ही वाज एट द एज ऑफ 28 29 काइंड ऑफ, मुझे याद नहीं है एग्जैक्ट नंबर। अदरवाइज मतलब और ज्यादा पीरियोडिक टेबल में कुछ धमाल मचाता वो। तो एक्सरे, और एक्सरे पूरे साइंटिफिक डिस्कवरी का मतलब सबसे फर्स्ट फेज है। इसीलिए देखते होंगे साइंस का फर्स्ट नोबेल प्राइज एक्सरे के खोज के लिए ही मिला था। बट एक्सरे के खोज के लिए का मतलब ये नहीं है कि एक्सरे जिसने ऑब्जर्व किया, एक्सरे के मल्टीपल यूज जिसने इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन किए, जिसके कारण मेडिसिनल साइंस एंड ऑल बढ़ता गया, उसके लिए मिला। तो एक्सरे का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है। अगली क्लास में हम लोग एक्सरे के छोटे छोटे कॉन्सेप्ट भी प्रॉब्लम के थ्रू समझाऊंगा, और उसके प्रॉब्लम भी करेंगे। ठीक है? ठीक है। ओके सर। ओके सर। ओके सर। चलो बाय। बाय बाय सर। बाय सर। थैंक यू सर। बाय सर। सर।